डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन थी मैथमेटिकल फॉर्म में, जैसे अगर कोई हमसे कहे कि डिफाइन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डिफाइन करने को बोल रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो आप इसका एक आंसर ये लिख लो कि भाई लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, then their dot product is such as, और such as के बाद में आपने लिखा a डॉट b इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और लास्ट वाले ब्रैकेट में कॉस थीटा, और थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। एक डेफिनेशन तो आप ऐसे दे सकते हो जो एकदम प्योर मैथमेटिकल है, दूसरी डेफिनेशन इसी को कहानी में कन्वर्ट करके लिख सकते हो कि देखो लेफ्ट हैंड में क्या लिखा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये मैंने LHS को रीड कर दिया, ये LHS में जो डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है दो वेक्टर्स का उसको रीड कर दिया। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, ये इक्वल लगा हुआ है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो ये भी मैग्नीट्यूड है ये भी मैग्नीट्यूड है, तो प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड, दियर मैग्नीट्यूड्स। तो इनकी बात हो गई, इनकी बात हो गई, अलॉन्ग विद, और प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड के साथ में क्या है, तो अलॉन्ग विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स, और उनके साथ में जो है दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसका क्या लगा हुआ है, कोसाइन लगा हुआ है। तो एक डेफिनेशन ये हो जाएगी। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, डिफाइन कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, नोट करना है, नोट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी डॉट प्रोडक्ट जो टू वेक्टर्स का है उसको मैं रिपीट करता हूं। ये देखिए लिखा हुआ मैंने ए डॉट बी इज इक्वल टू पहले वेक्टर का मॉडुलस पहले ब्रैकेट में, दूसरे वेक्टर का मॉडुलस सेकेंड ब्रैकेट में, साथ में कॉस थीटा। फिर रिपीट किया ए डॉट बी, और अब हमने आपसे ये कहा कि इन दोनों को एक साथ रखो और इसको अलग कर लो, तो मॉड ऑफ ए अलग हो गया और ये दोनों साथ आ गए, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम है ऐसा करने में, कोई दिक्कत तो है नहीं कि हमने आपसे कहा कि एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको अलग कर लो और दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ में कॉस थीटा ले लो। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये जानते हो ये कौन है, ये पूरा पूरा कौन है? इस कंप्लीट मॉड ऑफ बी कॉस थीटा को क्या पढ़ा जाए तो कंप्लीट मॉड ऑफ बी कॉस थीटा है, ध्यान देना, कंप्लीट मॉड ऑफ बी कॉस थीटा है, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इसका नाम है इट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को हम कंपोनेंट भी कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये इसका नाम है, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अभी तो मैंने बताया, अभी एक्सप्लेन भी करेंगे, ये जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो एज इट इज बताया कि मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का नाम क्या है, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा क्या है, सुनो क्या है मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मॉड ऑफ बी कॉस थीटा ये वेक्टर बी का कंपोनेंट है
इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये है मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का नाम। एक्सप्लेन करते हैं, देखिए कैसे, ध्यान देना। आपके पास में वेक्टर ए है, ये हो गया वेक्टर ए, और एक वेक्टर आपके पास में बी है, ये हो गया वेक्टर बी। इनके बीच का एंगल थीटा है। अगर हम ऊपर से लाइट का इंसिडेंट करें, प्रोजेक्शन लेने के लिए हम जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइट को यूज करते हैं जिससे कि शेडो बने। जैसे ऊपर से लाइट का इंसिडेंट करेंगे तो देखो हमारे वेक्टर बी की ये प्रोजेक्शन बनेगी और वो बनेगी ये बनेगी प्रोजेक्शन। हाँ ना बोलो? तो ये वेक्टर बी की प्रोजेक्शन है, इसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। और ये जो प्रोजेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है? वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अगर मैं इस प्रोजेक्शन की वैल्यू निकालूं तो यहीं पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कॉस थीटा लगा दिया। कॉस थीटा तो होता है बेस अपॉन में हाइपो। कॉस थीटा, बेस का काम कौन करेगा? प्रोजेक्शन, वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन है उसका मॉडुलस। तो यहां पर लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। भाई ये जो है यहां से यहां तक वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है, इसका मॉडुलस चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। और नीचे हाइपो में आप ये लिखोगे तो हाइपो में क्या हो जाएगा? वेक्टर बी की लेंथ हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ गया? मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का नाम क्या है? मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का नाम है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन है किसका? वेक्टर बी का। और किस डायरेक्शन में है? वेक्टर ए के। वही तो हमने लिखा है कि मॉड ऑफ बी कॉस थीटा क्या है? तो इट इज प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है? वेक्टर बी का। किस डायरेक्शन में है? वेक्टर ए के। क्लियर है ना ये बात? कोई समस्या है? इसी तरीके से अगर आप ऐसे लिखते, ध्यान देना, अगर ऐसे लिखा जाए ए डॉट बी, तो आपने ए और कॉस थीटा को एक साथ कर लिया, बी को अलग कर लिया, बी को अलग कर लिया और एक साथ इनको कर लिया ए कॉस थीटा। तो क्लास अब ये बताओ पढ़ करके ये क्या पढ़ा जाए? इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? जोर से बोलो, किसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रोजेक्शन, यानी कि कंपोनेंट। बिल्कुल सही है, प्रोजेक्शन। आगे ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। क्या ये बात आप समझ पाए? तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपका इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो प्रोजेक्शन पूछता है। अब देखिएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, ध्यान देना, अगर मैं मॉड ऑफ ए कॉस थीटा को कैलकुलेट करूं तो देखो क्या आएगा। मॉड ऑफ ए कॉस थीटा को अगर कैलकुलेट करूं तो ये आएगा मॉड ऑफ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा, उधर बैठा हुआ है ए डॉट बी और नीचे क्या है? मॉड ऑफ बी। आएगा नहीं आएगा? और यहां से अगर आप मॉड ऑफ बी कॉस थीटा को कैलकुलेट करो तो क्या मिलेगा? ए डॉट बी, नीचे क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए। आपके जो कॉम्पिटिटर है ना, वो इस बात को जो है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसका मिलना है, तो वो इस बात को जो है कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? ध्यान देना। वो ये कहते हैं कि अगर मुझे कभी प्रोजेक्शन निकालना हुआ, डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन निकालना हुआ, तो प्रोजेक्शन इज इक्वल टू होता है, ध्यान देना, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू होता है, ऊपर हम दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जैसे देखो यहां पर दोनों वेक्टर का क्या है?
डॉट प्रोडक्ट लेंगे और नीचे हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे जिसका प्रोजेक्शन नहीं निकालना है। जैसे यहां पर तुम्हें प्रोजेक्शन किसका निकालना है, ए का, तो देखो नीचे मैग्नीट्यूड किसका आया, बी का। और यहां पर आप देखिए अगर इसको निकालोगे तो इसका नाम क्या है, प्रोजेक्शन बी का, तो नीचे मैग्नीट्यूड कौन आ जाएगा, ए का। ये बात समझ पाए हो ना। एक जरा क्वेश्चन लिखो, लिखो एक क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। वेक्टर कैपिटल ए है 3i माइनस 2j प्लस 4k कैप, और वेक्टर b इज इक्वल टू है i कैप प्लस 7j कैप माइनस 9k कैप। वेक्टर a दिया गया है और वेक्टर b दिया गया है। क्या पूछा गया है, पूछा गया है, ध्यान देना, प्रोजेक्शन चाहिए a का, प्रोजेक्शन ऑफ a चाहिए, अलोंग b चाहिए, और वो जो प्रोजेक्शन है वो b की डायरेक्शन में होगा। प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b चाहिए। फार्मूला बताइए क्या लिखें। चलिए आप आंसर ही बता दीजिए कि आंसर क्या आएगा। आंसर बताइए क्या आएगा, आ जाना चाहिए आंसर अब तक। आई होप कि आपने फार्मूला तो लिखे लिया है। किसका प्रोजेक्शन चाहिए, किसका प्रोजेक्शन चाहिए, वेक्टर ए का, तो नीचे मैग्नीट्यूड में कौन आएगा, वेक्टर बी, तो नीचे आ गया मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, ऊपर आ गया दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ये लीजिए फटाफट वाला वे, जब हम सब्जेक्टिव मोड में करेंगे तो थोड़ा सा लिख लिया जाएगा। देखिए यहां पर ये कौन है, ए का प्रोजेक्शन है, तो नीचे मैग्नीट्यूड में कौन आया, बी। और कल यानी कि लास्ट क्लास में ए डॉट बी बैठे बैठे देखो, आई वाला आई के साथ 3 1 जा 3, जे वाला जे के साथ 7 2 जा 14। कोई आपसे कहे कि आई वाला आई के साथ 3 1 जा 3, समझ में आया, ये आई डॉट आई कहां चला गया, तो आई डॉट आई क्या होता है 1, लिखा नहीं हमने। यहां जे के साथ 7, यहां -2 तो -14, जे डॉट जे 1, के वाला के के साथ 36, और नीचे मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, और जे के साथ वैल्यू है उसका स्क्वायर, और के के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। एवरीवन के के साथ वैल्यू कितनी है, 9 नहीं है, -9 है, ठीक है। तो ऊपर आया कितना, 34 और 6 हो गया 40, 40 और 10 हो गया 50, 50 और 3 माइनस किया तो कितना आ गया, 50 और 3 माइनस किया तो आ गया माइनस का 47, और नीचे आ जाएगा 9 9 जा 81, 7 7 जा 49, और ये 1, तो 9 1 10 1 11, और 8 4 12, और 131, रूट 131। ये आंसर हमसे पहले कितने लोगों के पास था, शिवम के पास था, और इधर बाकी लोग सोच पाए थे कि नहीं। नाउ गो फॉर दिस। तो कॉन्सेप्ट एक बार फाइनली मैं रिवाइज कर देता हूं, और बाद में इसको हैबिट में आपको जो है लेके आना है। देखिए ये आपके जो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है लास्ट क्लास में, वो एज इट इज लिखी हुई है मैथ की मैथमेटिक्स फॉर्म में। अगर मैं इनको एक साथ ले लूं, ये इनको एक साथ ले लूं, ये देखो ले लिया, इनका नाम क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का नाम है, ये वेक्टर बी का कॉम्पोनेंट है इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो आप पूछ सकते हैं कि भाई कैसे मान लिया जाए कि ये बात सही है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने यहां डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बना हुआ है, ये लीजिए फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये सही है, इसको कैसे हम मान लें। तो हमने कहा भाई देखिए वेक्टर ए तो दिख ही रहा है आपको, तो ये वेक्टर ए बना लिया, और दूसरा वाला वेक्टर जो है वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी बना लेते हैं, ये वेक्टर बी बना लिया। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा लिखा है आपने, ये थीटा हो गया। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट, मतलब ज्योमेट्रिकल शैडो,
तो जो लाइट का एक्सपर्ट है उससे बोलो कि भाई मुझे बी का प्रोजेक्शन चाहिए एक ही डायरेक्शन में, तो लाइट का अरेंजमेंट कर देगा। तो ऊपर से जब लाइट को इंसिडेंट किया जाएगा तो देखो बी का ज्योमेट्रिकल शैडो ये बन जाएगा, ये हमारे बी का ज्योमेट्रिकल शैडो बनेगा। तो ये रहा बी का कंपोनेंट, ये रहा बी का कंपोनेंट। तो ये है कंपोनेंट, कंपोनेंट को प्रोजेक्शन भी आप कहते हैं। कंपोनेंट किसका कंपोनेंट है? ऑफ वेक्टर बी। किस डायरेक्शन में है? अलोंग डायरेक्शन वेक्टर ए। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इस कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? आपने फंडा लगाया कॉस थीटा। आपको पता है कि जो फंडा लग रहा है वो इस वाले ट्राइंगल में लग रहा है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इस वाले ट्राइंगल में ये फंडा लग रहा है कॉस थीटा। तो आप लिखोगे बेस और अपॉन में हाइपो कॉस थीटा। जरा ध्यान देना, बेस क्या है? ये जो बी का प्रोजेक्शन है उसी का क्या है? मैग्नीट्यूड। तो यहां पर हमने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। और हाइपो में जब जाएंगे तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेके आएंगे, ये लीजिए मॉड ऑफ बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए इज इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का ये नाम है, और यही तो मैंने लिखा है। मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का क्या नाम लिखा है? इट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। क्लियर है बात? श्योर? गो फॉर दिस। तो अब आदत में लाना पड़ेगा। क्या आदत में लाना पड़ेगा? इसको हटाते हैं, ध्यान देना। हमने एक बार फिर से रिपीट किया इसी बात को। ये देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगेन एक बार रिपीट किया, और ए डॉट बी मॉड ऑफ ए तो जिंदाबाद है, इसका जो नाम है वही नाम यहां लिख दो। मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का नाम क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलोंग ए, और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्शन। तो इसको कहा जाए प्रोजेक्शन ऑफ बी। प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड कह सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए निकालो, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अगर निकालो अलोंग ए, तो आप देख सकते हो कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। ऊपर तो मिलेगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, और नीचे क्या मिलेगा? मॉड ऑफ ए। ये आदत में लाना पड़ेगा। किसका प्रोजेक्शन निकालना है? बी का, तो नीचे मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का। ठीक, इसी रिजल्ट को फिर से रिपीट किया। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, साथ में मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। अगर हम इसको ऐसे सेट कर लें, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा को एक साथ ले जाएं और मॉड ऑफ बी को छोड़ दें खाली, तो सिमिलरली ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका नाम क्या होगा? ब्रैकेट में लिखा होगा प्रोजेक्शन किसका? ए का प्रोजेक्शन ऑफ ए किस डायरेक्शन में? अलोंग बी। और ये बाहर बैठा हुआ है मॉडुलस ऑफ बी, जो बाहर है वो मॉडुलस ऑफ बी है। तो देखो ये निकल के क्या आएगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग कैपिटल बी। ये जो आएगा क्या निकल के आएगा? ऊपर तो ए डॉट बी किसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं? ए का, तो नीचे मैग्नीट्यूड किसका? दूसरे वाले का। ये अगर हैबिट में आ जाएगा तभी फिर आपको सक्सेस मिलनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो एंड शिवम इसको जरा सा कन्वर्ट करो पिक में।
ये है क्वेश्चन। वेक्टर m है -3i -2j -4k, और वेक्टर n है 2i + j -k। तो पूछा गया है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर n अलोंग वेक्टर m। ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। मुझे प्रोजेक्शन चाहिए n का, तो नीचे जो मैग्नीट्यूड है उसमें कौन आएगा? मैग्नीट्यूड में तो m आ जाएगा। जिसका प्रोजेक्शन चाहिए अपॉन में मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का आएगा, और ऊपर क्या आता है? दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है। ये रहा प्रोजेक्शन। आप कहानी मत सुनाओ, क्वेश्चन में ही कहानी लिखी हुई है। प्रोजेक्शन बराबर ये फंडा लिखा है। समवन आस्क कि ये प्रोजेक्शन क्या है, तो क्वेश्चन में जो लिखा है ये वही है। यानी कि पूरा अगर डिटेल में लिखोगे तो प्रोजेक्शन ऑफ n अलोंग m। ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, और कोई आप जो है यहां पर फॉर्मेलिटीज मत करें, डायरेक्ट करें। i का i के साथ 3 2 जा 6 माइनस में, j का j के साथ -2, k का k के साथ +4, और अपॉन में मॉड ऑफ m। तो मॉड ऑफ m में i के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, j के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, और k के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर। क्या आ गया रिजल्ट? प्रोजेक्शन इज इक्वल टू आ गया, ऊपर आया 6 to 8 + 4 यानी -4, और नीचे आया 3 3 जा 9, 9 और 16, 16 और 9 हो जाएगा 25, और 25 4 √29। ये आंसर आया। क्या यही आंसर आप लोगों के पास है? क्या इधर गलत हुआ है तुम्हारा? कहाँ पे गलत हुआ है बताओ? ऊपर गलत हुआ है न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में? नहीं किया था, लेकिन कहां तक किया था जरा चेक करें। डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है ना, तो कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे m.n लिखो या n.m लिखो, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जिसका प्रोजेक्शन आप लेंगे, अगर n का प्रोजेक्शन लेंगे तो दूसरे वाले वेक्टर का नीचे मॉडुलस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे ध्यान दें। एक स्टेटमेंट है, सोच के बताइए गलत है या सही है। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या उसका उल्टा स्टेटमेंट आ जाए तो बताइए सही कि गलत है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑलवेज 0। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर ये स्टेटमेंट सही है तो डॉट प्रोडक्ट में इसके ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, और ये स्टेटमेंट 100% सही है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगर आप वेक्टर 1 लिखोगे, यहां पर ये वेक्टर 1 डॉट लगा के लिखोगे वेक्टर 2, और इसको जब आप आगे ओपन करोगे तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, v1 मतलब वेक्टर 1 का मैग्नीट्यूड, v2 मतलब वेक्टर 2 का मैग्नीट्यूड, और कॉस अब एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर है, तो यानी यहाँ क्या लिखोगे 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 आएगी, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो इस रिजल्ट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे देखिएगा, एक वेक्टर है a, x i कैप -5j कैप +8k कैप, और वेक्टर b है 2i कैप +7j कैप -3k कैप। आगे कहा गया अगर इफ वेक्टर a और वेक्टर b परपेंडिकुलर हैं तो फाइंड x। तो x निकालिए। तो भाई आपने देखा कि दो वेक्टर हैं और वो परपेंडिकुलर हैं, तो ऊपर फंडा है कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा 0। तो यहां हमने लिखा a डॉट b, तुम्हारा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, लिखा 0। जरा a डॉट b निकालो, i का i के साथ कितना बनेगा? i का i के साथ तो क्या बनेगा 2x, j का j के साथ क्या बनेगा 35,
और के साथ क्या बनेगा 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 549325, तो x की वैल्यू आ जाएगी 59/2। सॉल्व कर लेंगे, आगे कर लेंगे ना। तो देयर आर सम प्रॉब्लम जहां पर ये प्रूफ करने को भी आ सकता है कि जरा देख के बताओ, चेक करके बताओ क्या ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, अगर 0 आ जाए तो वो परपेंडिकुलर है। और कभी कभी क्वेश्चन में ये कह देगा कि वो परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके के क्वेश्चन की कोई मिसिंग वैल्यू है तो आप क्या करोगे, उसको निकालोगे। ठीक है, कर लेंगे इस तरीके की प्रॉब्लम। सॉल्व करिए इस प्रॉब्लम को। वेक्टर p इज इक्वल टू है 2x i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर b इज इक्वल टू है x i कैप माइनस 3yj कैप प्लस k कैप। अगर वेक्टर p परपेंडिकुलर है वेक्टर b के, वेक्टर p और वेक्टर b परपेंडिकुलर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले तो आप इक्वेशन जब बन जाए तो वो मैच करा दीजिएगा। सभी लोग, पूरी क्लास इक्वेशंस बनाएगी, तो क्या सभी लोगों के इक्वेशन मैच कर रहे हैं, एक बार पहले वो क्रॉस चेक कर लेना, देन आगे। जब आपने इस रिजल्ट को सॉल्व किया है तो आपने ऐसे लिखा होगा p डॉट बी, आप 0 हो जाएंगे, और डॉट में i के साथ तो 2x स्क्वायर, j के साथ तो प्लस 6y। अच्छा, ये गलत हो गया, इसमें y नहीं आना चाहिए था क्योंकि x पूछ रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसे ही है तो कोई बात नहीं। और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आया। इन्होंने हमसे x पूछा है तो क्या बना 2x स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 2, तो x स्क्वायर कितना आ गया माइनस 6y माइनस का 2 अपॉन में 2। अरे बोलो भाई, x स्क्वायर क्या आ गया माइनस का 3y और माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट माइनस का 3y माइनस का 1। इक्वेशन सही थी कि नहीं सही थी? पूरी क्लास की इक्वेशन सही थी, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं था? ठीक है। और नेगेटिव देख करके भैया परेशान मत होना। अब आप जिस क्लास में बैठे हो वहां पे नेगेटिव का स्क्वायर रूट होता है, ये ना सोचना कि नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता, होता है। एक्स के लिए सॉल्व करने के लिए कहा गया था, सॉल्व हो गया। प्लीज, इक्वेशन सभी की सही थी, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका कि ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, हाउ वी राइट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को लिखा कैसे जाता है? तो आंसर है ये वेक्टर 1 और फिर ये क्रॉस का साइन और ये वेक्टर 2। जैसे अगर आप ये कहें कि a और b दो वेक्टर हैं, लेट a कॉमा b आर वेक्टर्स, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा? a क्रॉस b, या फिर आप लिखोगे b क्रॉस a। दैट डिपेंड्स अपॉन यू हियर कि कौन सा आपने फर्स्ट लिया है। जिसने a क्रॉस b लिखा है उसके लिए वेक्टर फर्स्ट कौन है? a, वेक्टर सेकंड आपका b है। और जिसने ऐसे लिखा है उसके लिए फर्स्ट क्या बना है? b, और सेकंड में कौन है? a। ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन तो खैर पहले भी हो गया था, दोबारा बताया। हाउ वी कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे कैसे? लिखोगे तो ऐसे, निकालोगे कैसे? देखिए आंसर क्या है। वेक्टर 1
क्रॉस वेक्टर 2 इज इक्वल टू पहले वाले ब्रैकेट में वेक्टर 1 का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले ब्रैकेट में वेक्टर 2 का मैग्नीट्यूड, तीसरे वाले ब्रैकेट में साइन थीटा, जहां पर थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, लिख देते हैं यहां पर थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। और अभी एक फोर्थ ब्रैकेट और आने वाला है, तो फोर्थ ब्रैकेट में एन कैप ऐसे निकलता है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए इज इक्वल टू के बाद में 4 ब्रैकेट्स होंगे। पहले वाले ब्रैकेट में फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर मैग्नीट्यूड, और फिर साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर, साथ में ये क्या आएगा, एन कैप। तो कैप लगा हुआ है, ये तो तुम्हें दिख रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है। और इसके अंदर क्या खास बात है, एन कैप को लेकर के थोड़ा ध्यान देना। एन कैप इट इज यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है जो कि विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स 1 एंड वेक्टर्स 2, वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2। ये एन कैप नाम का जो यूनिट वेक्टर है वो दोनों गिवन वेक्टर के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर। यानी अगर आपके पास में वेक्टर 1, अगर आपके पास में वेक्टर 1 p है, मान लेते हैं ये वेक्टर 1 है तुम्हारा, और ये आपका वेक्टर q है, ये सेकेंड वेक्टर है आपका, और ये इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये जो एन कैप नाम का यूनिट वेक्टर है वो दोनों के साथ कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ये बात। तो अब क्वेश्चन आता है कि एन कैप जो होगा वो दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। यही देखना, मैंने कहा एन कैप दोनों के साथ कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर में ऐसे बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है ना। तो हाउ वी डिसाइड कि ये जो एन कैप है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसको भी सीखते हैं, देखते हैं। पहले जितना लिखा है मैंने अभी तक उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो पूछें आप। सिंपल अकॉर्डिंग टू द वेक्टर अलजेब्रा मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा हूँ, आपको डॉट प्रोडक्ट बता रहा हूँ, और उन सब डिटेल में नहीं जा पाएंगे कि अगर कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, तो वो डिटेल अभी जिस क्लास में आप हैं वहाँ कोई मतलब भी नहीं है, टाइम टेकिंग जॉब भी रहेगा। डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ध्यान देना, सीखते हैं कि हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। जैसे ये देखिए, यहां वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी ये लिखा गया है, ए क्रॉस बी में एन कैप का डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन निकालो, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ एन कैप इन ए क्रॉस बी। ये जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एज ए कंसेप्चुअल वे है। ये हमारे पास में वेक्टर एम है और ये हमारे पास में वेक्टर एन है, या चलिए कैपिटल एन है, या कुछ नाम बदल देते हैं, ये वेक्टर जे है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ एन कैप इन एम क्रॉस जे। अगर हम एम क्रॉस जे निकालना चाहते हैं तो मुझे पता है कि वो बराबर के बाद 4 ब्रैकेट्स होंगे, 3 ब्रैकेट तो हमें फिल करने आते हैं, लास्ट वाले ब्रैकेट में एन कैप लिखा जाता है, उसकी डायरेक्शन देखनी है। तो कैसे निकालते हैं, सीखो समझो, राइट हैंड यूज करते हैं।
तो राइट हैंड की सारी फिंगर जो हैं क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ सेट कर देते हैं। सेट ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ पहला वेक्टर। तो देखिएगा राइट हैंड की सारी फिंगर वेक्टर ए की तरफ सेट कर दो। ए क्रॉस बी में पहले ए लिखा है, उसके बाद में हम फिंगर को मोड़ते हैं दूसरे वेक्टर की तरफ। तो अब हम फिंगर को मोड़ेंगे दूसरे वेक्टर की तरफ। ऐसा करने पे जो अंगूठा होता है वही एन कैप की डायरेक्शन है। तो यहां पर जो एन कैप की डायरेक्शन है वो कैसी है, अंदर की तरफ। अच्छा, कुछ लोग सोच सकते हैं ऐसा, ध्यान देना, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये ए और ये बी। तो रूल कहता है कि राइट हैंड की सारी फिंगर पहले वेक्टर की तरफ कर दो और मोड़ करके दूसरे वेक्टर के पास जाओ। तो जो अंगूठा होगा वो किधर होगा। अच्छा, हम ऐसे भी तो कर सकते थे, ये देखिए सारी फिंगर्स पहले वेक्टर की तरफ और मोड़ करके ये लंबा रास्ता कवर करते। तो अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। हमेशा छोटे रास्ते को फॉलो करते हैं। तो यहां पर जो एन कैप है वो कैसा हो गया, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। यहां जरा देखते हैं, लिखा है एम क्रॉस जे, तो पहला वेक्टर ये हो गया। राइट हैंड की सारी फिंगर जो है पहले वेक्टर की तरफ और फिंगर को दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़िए। ऐसा करने पर जो अंगूठा है वो कैसा होता है, एन कैप। ठीक है, और इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यहां पर एन कैप कैसा था, डाउनवर्ड था। डाउनवर्ड को हम अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग इनवर्ड भी लिख सकते हैं, अंदर की ओर था। और यहां पर जो एन कैप है वो कैसा था, आउटवर्ड था। तो जो रूल हम यहां पर अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो पहले क्वेश्चन किया है, बाद में लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। टेक द इमेज। देखिए क्वेश्चन यहां पर अब बनता है, क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद अब क्वेश्चन लेते हैं। हाउ वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ एन कैप इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब दो वेक्टर का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है तो उसमें जो एन कैप आया, जैसे ये वेक्टर 1 है, v1 मतलब वेक्टर 1 क्रॉस वेक्टर 2 इज इक्वल टू है 4 ब्रैकेट्स। पहले वाले ब्रैकेट में वेक्टर 1 का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले ब्रैकेट में वेक्टर 2 का मैग्नीट्यूड, तीसरे वाले ब्रैकेट में साइन ऑफ थीटा यानी कि एंगल बिटवीन द वेक्टर का साइन, और लास्ट में एन कैप है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 1, सेट ऑल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। और फर्स्ट वेक्टर कैसे डिसाइड होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जब लिखा होगा तो पता चल जाएगा फर्स्ट वेक्टर कौन है। जैसे ऐसे लिखा जाए P क्रॉस Q, तो फर्स्ट वेक्टर कौन है, P। सेकेंड वेक्टर कौन है। अगर ऐसे लिखा जाए A क्रॉस B, तो फर्स्ट वेक्टर कौन है और B कौन है, सेकेंड। तो रूल कह रहा है कि सेट ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। आपको अपनी फिंगर्स की सारी आपको अपने राइट हैंड की सारी फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर की तरफ सेट कर देनी है। स्टेप नंबर 2, अब मोड़िए। नाउ कर्ल ऑल फिंगर्स टूवर्ड्स another वेक्टर। मतलब वेक्टर 2। along छोटा पाथ
शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि इस काम को करते समय तुम्हारे पास हमेशा दो चॉइस होंगे, एक लंबा रास्ता और एक छोटा रास्ता, हमेशा फॉलो द छोटा रास्ता। तो नाउ कर्ल ऑल फिंगर्स टूवर्ड्स अनदर वेक्टर, अनदर वेक्टर का मतलब दूसरा वेक्टर, अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। ऐसा करने पर जो थंब होगा वो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। स्टेप 3 या यहीं लिख दें नाउ, या सीधा लिखा जाए थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट रूल, जो अभी हमने बाय नेम नहीं लिखा है, कि हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एन कैप इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आंसर है बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल से ये काम किया जाता है। और वो क्रॉस प्रोडक्ट रूल कैसा होता है? सच एज, 2 स्टेप में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? टेक द पिक। अगर ये क्लियर है तो क्या अंशिका ये बताओ, क्या क्रॉस प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा? सही होगा। कोई अगर 2 वेक्टर लेता है, मान लो ए और बी लेता है, मान लीजिए 2 वेक्टर ए और बी हैं, मैंने ए क्रॉस बी निकाला, तुमने बी क्रॉस ए निकाला, तो क्या दोनों सेम रिजल्ट देंगे? नहीं सुनाई पड़ा? नो। इधर बाकी मैं अगर ए क्रॉस बी निकालूं, आप अगर बी क्रॉस ए निकालें, तो क्या ये सेम रिजल्ट मिलेगा? नो। इधर कोई लॉजिक होगा कि बिना लॉजिक के? इधर देखिएगा, ये ए है और ये बी है। नो, आपकी बात तो सही है, बट अभी फेसेस ये बता रहे हैं, चेहरे ये बता रहे हैं कि नो तो आप कह रहे हैं, लेकिन शायद अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। चलो, मैंने निकाला ए क्रॉस बी, तो मैं पहले ब्रैकेट में पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, दूसरे ब्रैकेट में दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, तीसरे ब्रैकेट में साइन थीटा लिखूंगा, और लास्ट वाले ब्रैकेट में एन कैप लिखूंगा। चलो लिखता हूं। तो लास्ट वाले ब्रैकेट में मैं एन कैप लिखूंगा, और मेरा जो एन कैप है वो कैसा होगा? मैंने कहा मेरा एन कैप इनवर्ड होगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल से मेरा एन कैप इनवर्ड होगा। अब आपने लिखा बी क्रॉस है, तो आपके लिए पहला वेक्टर बी बन गया, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और आप एन कैप लिखेंगे। और बी क्रॉस ए में एन कैप कैसा आएगा? बाहर की तरफ आएगा, आउटवर्ड। आना बोलो। और एवरीवन नोज कि आउटवर्ड का मतलब होता है जेड एक्सेस, और इनवर्ड का क्या मतलब होता है? माइनस जेड एक्सेस। तो ये आपका एक तरीके से नेगेटिव एन कैप है, और ये कैसा है आपका? तो क्या दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, एक प्लस में आ रहा है तो दूसरा माइनस में आ रहा है। तो ये बात यहां पे पता चल गई कि A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट के लिए तो है, लेकिन A क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। साइन का चेंज आ जाता है भाई। अगर मैं फाइनली इनवर्ड का मतलब होता है भैया माइनस, इनवर्ड का मतलब होता है माइनस, आउटवर्ड का मतलब होता है प्लस। ये फिजिक्स है। तो यहाँ पे नेगेटिव एन कैप होगा और ये प्लस एन कैप होगा। तो ये वाली वैल्यू जो है पूरी आएगी मेरी वाली ए क्रॉस बी माइनस का ए बी साइन थीटा। ये कोई नई बात नहीं है कि मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ए बी साइन थीटा और साथ में आ गया एन कैप, नेगेटिव में आया। और यहाँ पे देखिए बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा? बी क्रॉस ए आ जाएगा बी ए साइन थीटा और ये एन कैप। लेकिन ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये वाली वैल्यू क्या आ रही है? प्लस। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है,
यहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो वैलिड है, लेकिन यहां पर कैसा है, इनवैलिड। क्लियर? अब ध्यान देना, क्रॉस प्रोडक्ट हमने दो वेक्टर का लिखा, वेक्टर 1 क्रॉस वेक्टर 2 इज इक्वल टू वेक्टर 1 का मैग्नीट्यूड वेक्टर 2 का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और साथ में ये एन कैप। ठीक है? ये सब एक साथ है, तो मैंने इसको लिख दिया। दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं, दोनों तरफ मॉडुलस लेते हैं, तो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। मॉडुलस मतलब ये दो छोटी छोटी पैरेलल लाइन है, तो लेफ्ट में मॉडुलस लगाया, राइट में मॉडुलस यहां तो पहले से ही है, यहां पर भी पहले से ही है, और साइन थीटा हमेशा क्या होता है, मॉडुलस ही होता है, चाहो तो रख दो उसको। और ये एन कैप, तो एन कैप का मॉडुलस क्या हो जाएगा, अरे एन कैप यूनिट वेक्टर है, उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1। एन कैप पर मॉडुलस लगा दोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अरे मॉडुलस में चाहे +1 हो या -1 हो, अभी तुमने पिछले टेस्ट में क्वेश्चन किया था जहां पर ए वेक्टर का मॉडुलस मैग्नीट्यूड 10 था, तो -a का भी मॉडुलस कितना था, 10 था। तो यहां पे एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आपको राइट हैंड साइड में एन कैप नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी इस तरीके से लिखा हो, ध्यान देना, P क्रॉस Q इज इक्वल टू मॉड ऑफ P मॉड ऑफ Q साइन थीटा, और ये एन कैप नजर नहीं आ रहा है, समझ जाना कि लेफ्ट हैंड में क्या लगा हुआ है, मॉडुलस। जब लेफ्ट हैंड में हमने मॉडुलस लगाया तो मेरी ये ड्यूटी है कि जो राइट हैंड में वेक्टर है उनमें भी क्या लगाएं, मॉडुलस। तो यहां पर आप देखिए ये तो ऑलरेडी मॉडुलस में है ही, एन कैप पर जब लगाओगे मॉडुलस तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है? अगर तुमने ऐसे लिख दिया A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा, तो ये गलत हो गया, रॉन्ग, क्योंकि आपने इधर मॉडुलस लगाया नहीं है, तो वहां पे क्या रहेगा, एन कैप रहेगा। ठीक है? ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? टेक द पिक।